हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सिख हूँ और ये आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बॉम का सब्जेक्ट है। और बॉम में हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स और मैन पावर प्लानिंग की बात की थी। और आज हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की और परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट है एक सिलेक्शन प्रोसेस ही हम इसे बोल सकते हैं। जब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नए आदमियों को काम पे रखती है तो उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट करनी कैसे है उसे हम आज स्टडी करके करेंगे। रिक्रूटमेंट इज़ एसेंशियल एंड आल्सो क्रिटिकल टू एनी मैनेजमेंट एंड failure in recruitment can create difficulties for any company including an advisor effect on its profitability। रिक्रूटमेंट एक क्रिटिकल प्रोसेस है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है भी रिक्रूटमेंट सिर्फ इंटरव्यू लिया रिक्रूटमेंट होगी, टेस्ट लिया रिक्रूटमेंट होगी। हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। आदमी के स्किल का ध्यान रखना पड़ता है, आदमी की एजुकेशन का ध्यान रखना पड़ता है, कंपनी के बजट का ध्यान रखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने रिक्रूटमेंट करनी है। ठीक है। अगर रिक्रूटमेंट फेल हो गई, फेल होने का मतलब भी गलत आदमी काम पे आ गए, ज़्यादा सैलरी वाले आदमी काम पे आ गए, या उनके पास कोई स्किल नहीं है, उन आदमियों को हमने काम पे रख लिया, तो वो कंपनी को पीछे की तरफ लेकर जा सकती है वो बात। तो इसे हम बोलेंगे एक फेलियर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। द पर्पस इज़ टू प्रोवाइड ए ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स टू द मैनेजर सो दैट दे कैन सेलेक्ट द क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ दे नीड। तो ये एक प्रोसेस है किसी मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ताकि उन्हें प्रोवाइड करा सके क्वालिफाइड एम्प्लॉय फॉर रिक्वायर्ड वर्क के लिए। रिक्रूटिंग पीपल इज़ ए वेरी चैलेंजिंग जॉब स्केपली इन नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री। किसी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में ये एक रियली डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग जॉब है। ये द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिज़ाइंड इन दी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर मेंशन बिलो। तो मोस्टली कंपनीज जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं वो नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट में क्या देखा जाता है कंपनी में? आइडेंटिफाई वैकेंसी। सबसे पहले वैकेंसी आइडेंटिफाई की जाती है भी कौन से डिपार्टमेंट के किस तरह के आदमी की ज़रूरत है। मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल चाहिए, कौन से आदमी की ज़रूरत है। फिर प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर उस तरह की जॉब के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए डिस्क्रिप्शन तैयार की जाती है भी क्या एजुकेशन है, क्या स्किल चाहिए हमें। फिर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, एडवर्टाइज़ किया जाता है, जैसे मेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देना, या न्यूज़पेपर में देना, या किसी साइट पे देना, जो भी प्रोसेस हमने सोचना है। मैनेजिंग द रिस्पांस। फिर अलग अलग लोगों के रिस्पांस आते हैं, जैसे एक वैकेंसी है तो 10 आदमियों के रिस्पांस आ गए, फिर उन्हें देखना है कौन सा आदमी हमने सेलेक्ट करना है उन 10 में से। फिर उनमें प्रोसेस होता है शॉर्ट लिस्ट का। 10 रिज्यूम आगे, 10 में से शॉर्ट लिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू स्किल जो रिज्यूमे में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर आती है विज़िट। विज़िट किसकी? जिस आदमियों को सिलेक्ट किया जाता है उन्हें कॉल की जाती है, उनको बुलाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है रेफरेंस। अगर किसी के पास रेफरेंस है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पता है भी मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन का आदमी मेरे काम के लिए एक आदमी को सिलेक्ट कर रहा है। तो अगर उसका रेफरेंस है तो वो उसे बोल सकते हैं भी तेरे आदमी ने अच्छा काम नहीं किया, तो भी क्या हम इसका क्या करें, या जो भी है। तो रेफरेंस भी एक बहुत बड़ी बात है ऑर्गेनाइजेशन में। अरेंज इंटरव्यू। फिर उसके बाद इंटरव्यू अरेंज की जाती है। इंटरव्यू में आदमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको पता ही है। कंडक्ट इंटरव्यू। अरेंज इंटरव्यू में इंटरव्यू की डेट वगैरह सेलेक्ट की जाती है। और कंडक्ट इंटरव्यू में इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाता है। वो टाइम आ जाता है जिसमें जैसे 5 तारीख को इंटरव्यू है, तो 5 तारीख आ गई तो अभी इंटरव्यू कंडक्ट करवाई जाए। तो डिसीजन मेकिंग। उसके बाद इंटरव्यू में जो भी कैंडिडेट्स विजिट करते हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, फिर उसका डिसीजन लेना होता है, वो भी एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है। कन्वे दी डिसीजन। फिर वो डिसीजन कन्वे किया जाता है, अपनी हायर अथॉरिटी को डिसीजन कन्वे करना और कैंडिडेट को कन्वे करना, क्या भी आपको ये हमारी बात मंजूर है या नहीं मंजूर, जो भी है। फिर अपॉइंटमेंट एक्शन आ जाता है, अभी आदमी की अपॉइंटमेंट करवाई जाती है। अगर वो सहमत होता है हाँ भी मैं इतनी सैलरी पे ये काम के लिए रेडी हूँ, तो उसे बोलते हैं फिर अपॉइंटमेंट एक्शन।
तो ये हमारा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आपको आसानी से समझ आया होगा, इसका नाम ही इसे बता रहा है अभी रिक्रूटमेंट करनी कैसे है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर शॉर्ट रन ऑर्गेनाइजेशन है या लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट नीड एंड देयर स्पेसिफाइड प्लेसमेंट। जो भी मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट के लिए बोलती है, अगर सिविल डिपार्टमेंट ने बोला है या इलेक्ट्रिकल ने बोला है या मैकेनिकल ने बोला है, उससे पता होना चाहिए मुझे रिक्रूटमेंट की क्यों ज़रूरत है आदमी की, उसे वैकेंसी को आइडेंटिफाई करना होगा। पार्टिकुलर ऑफ सिलेक्शन एंड प्रेफरेंस, सिलेक्शन और प्रेफरेंस का पता होना चाहिए भी कौन सा आदमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऐसे तो नहीं भी फ्री में होगी, सबसे पहले तो जिस दिन कंडक्ट करेंगे उस दिन खर्चा आएगा। दूसरी बात, जब रिक्रूटमेंट होगी तो जो आदमी हमने सेलेक्ट किया उन्हें सैलरी तो देनी पड़ेगी, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, तो वो भी एक रिक्रूटमेंट के कॉस्ट में ही आएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कंपनीज कैन अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सेलेक्टिंग पीपल इन द कंपनी। दीज मेथड्स आर इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स में कंपनी के अंदर देखा जाता है, एक्सटर्नल में बाहर देखा जाता है। तो हम इसे डिस्कस करते हैं। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जैसे हमने देखे दो सोर्स है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल में क्या है, पहले वाले आदमियों को कोई प्रमोशन देना, हाई सैलरी देना। तो सेकंड है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम करवा देना, भी जो एग्ज़ाम क्लियर करेगा उसे हायर प्रमोशन मिल जाएगी। थर्ड है ट्रांसफ़र, कंपनी के अंदर के आदमी कोई हायर पोजीशन पर या किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना। रिटायरमेंट, कंपनी के रिक्रूटमेंट में ऐसा तो नहीं भी सिर्फ आदमियों को रखना ही है, किसी आदमी की रिटायरमेंट भी हो सकती है, या रिटायरमेंट वाला आदमी भी हम रख सकते हैं जो पहले कंपनी के लिए काम कर रहा हो और बाद में उसने रिटायरमेंट ले ली हो, तो उसी की ही आगे एक्सटेंशन कर देनी। इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, कंपनी के अंदर ही वर्कर्स को एडवर्टाइजमेंट देनी या कंपनी की साइट पे एडवर्टाइजमेंट देनी ताकि बाहरले आदमी कांटेक्ट कर सकें। अगर हम न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जहाँ हम किसी चैनल में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जहाँ किसी कंपनी को हायर करेंगे, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है कंपनी के लिए। एम्प्लॉई रिकमेंडेशन, बीच वाला एम्प्लॉई ही अपने किसी साथ वाले को रिकमेंड करे, अपने भाई को या अपने किसी रिलेटिव को या अपने किसी फ्रेंड को, वो भी एक इंटरनल सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट का। उसी तरह हमारे पास सम एक्सटर्नल सोर्सेस हैं रिक्रूटमेंट के। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट के अपने कंसल्टेंट टीम बनी होती है जो रिक्रूटमेंट के लिए काम करती है। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जैसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता था, जैसे अभी भी आता है वो, जैसे कोई ऑनलाइन साइट्स वगैरह रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब देखो वगैरह, नौकरी देखो, उसमें वगैरह वो एक एक्सपेंसिव मेथड तो है लेकिन कई कंपनी उसे फॉलो करती है। कैंपस रिक्रूटमेंट, नए स्टूडेंट को कैंपस में रिक्रूट करना, वो भी एक कैंपस रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक एक्सटर्नल मेथड है। और इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट, वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये सारे एक्सटर्नल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन, भाई हमने सिलेक्शन कैसे करनी है। सिलेक्शन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ चॉइसिंग दी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अभी हमारे पास इंटरव्यू होगी, आदमी पहुंच गए, तो हमने उन्हें सेलेक्ट कैसे करना है, मतलब राइट पीपल टू राइट जॉब। जैसे कोई लेथ का आदमी है उसे मिलिंग पे नहीं लगाना, अगर वेल्डिंग का आदमी है उसे लेथ पे नहीं लगाना, तो वो चीज़ को सिलेक्ट करना है हमने। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंपनीज, हाउएवर ए जनरल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कैन बी फ्रेम्ड। The process of selection can be explained with the help of diagram ahead. सिलेक्शन प्रोसेस हर एक कंपनी में अलग अलग है, तो इसे हम नीचे वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉब एनालिसिस, सबसे पहले जॉब का एनालिसिस किया जाता है कि जिस जॉब के लिए आदमी को रिक्रूट करना है। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये एक फर्स्ट स्टेप है। द HR डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द जॉब विच आर वेकेंट। जो वेकेंट सीट पड़ी है
जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सबसे पहले तो जो HR डिपार्टमेंट है उसने जॉब की डिस्क्रिप्शन तैयार करनी है भी हमें कौन सी सैलरी तक कौन सा आदमी चाहिए, उसके पास कौन से स्किल होने चाहिए, तो ही वो उसके अकॉर्डिंग आदमी सेलेक्ट करेगी। दिस गिव्स डिटेल्स फॉर द जॉब्स विच आर वेकेंट, वो जॉब के लिए जिस जॉब में वैकेंसी है, जिस जॉब के लिए, तो उसकी डिटेल तैयार करेगी पहले। दिस गिव्स डिटेल्स अबाउट नेम ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड एंड वर्क कंडीशन एट्सेट्रा। जैसे मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ें उसमें मेंशन करेगी जो उसने जॉब के लिए तैयार करना है। तो नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये सेकंड स्टेप है सिलेक्शन के लिए। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्ट इन स्टेप 1, जैसे HR डिपार्टमेंट ने डिटेल तैयार कर दी भी हमें ये एजुकेशन भी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन, ये उसकी क्वालिटी चाहिए आदमी की, ये स्किल चाहिए, इतनी सैलरी वाला आदमी चाहिए, उसके बेस पर फिर हमने एडवर्टाइजमेंट देनी है। द HR डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स एन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिश इट इन लीडिंग न्यूज़पेपर, और जो लीडिंग न्यूज़पेपर उसमें एडवर्टाइजमेंट देनी है। एंड ऑन द इंटरनेट, जो भी प्रोसेस, जो भी मेथड हमने देखना है। द एडवर्टाइजमेंट कन्वे डिटेल्स अबाउट द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन, एक हमने निश्चय टीचा तैयार करना भी हमारी लास्ट डेट ये है, जैसे फॉर्म फिल करने की आती है उसी तरह इसकी भी रिक्रूटमेंट की भी लास्ट डेट आती है, ठीक है, आपको पता ही है। दी एड्रेस टू विच एप्लीकेशन मस्ट बी सेंड, और एक एड्रेस दिया जाता है भी जिस पे एप्लीकेशन सेंड करनी है। यह नॉर्मल प्रोसेस आप सभी को पता है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है वो इसी प्रोसेस के थ्रू निकलती है, एडवर्टाइजमेंट की। तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास एप्लीकेशन ब्लैंक फॉर्म, जो फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, जैसे हम रिज्यूम में बोल देते हैं, नॉर्मली हम बनाते हैं जो। इट इज़ द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। एप्लीकेशन ब्लैंक इज़ द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स व्हेन ही अप्लाइड फॉर ए जॉब। एक फॉर्म, एक प्रोफार्मा तैयार किया जाता है कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमें फिल करना होता है, जिसके बेस्ड पर हमारा जो टेस्ट होता है या इंटरव्यू होती है, जो भी उन्होंने प्रोसेस सेलेक्ट करना है। द एप्लीकेशन ब्लैंक्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन चूजिंग ऑफ 4 पार्ट। पर्सनल डिटेल हम उसमें फिल करते हैं, एजुकेशन डिटेल फिल करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस जो भी हमारा होता है, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड मतलब अपना एड्रेस आ गया उसमें, हमारा स्पाउस नेम आ गया, फादर मदर नेम आ गया, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, एट्सेट्रा, तो वो हम अपने फॉर्म में फिल कर देंगे। और उसके बाद होता है रिटन टेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने जॉब देनी है तो वो रिटन टेस्ट लेती है, कोई भी इंटरव्यू बेस्ड नहीं होती। अगर किसी इंडस्ट्री में जॉब है तो हम बोल सकते हैं भी इंटरव्यू बेस्ड है। द एप्लीकेशन विच हैव बीन रिसीव्ड आर स्क्रीन्ड बाय द HR डिपार्टमेंट एंड दोज एप्लीकेशंस विच आर इनकम्प्लीट आर रिजेक्ट। जो इनकम्प्लीट फॉर्म्स हैं उन्हें रिजेक्ट किया जाता है। द अदर कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, और दूसरों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अरेंजमेंट फॉर द रिटन टेस्ट इज लुक्ड आफ्टर द HR डिपार्टमेंट। क्वेश्चन पेपर आ गया उसमें, आंसर पेपर आ गया, एग्जामिनेशन सेंटर, हॉल टिकट एट्सेट्रा, जैसे रोल नंबर इशू वगैरह होते हैं वो उसमें आ जाता है। तो रिटन टेस्ट के बाद होती है इंटरव्यू। कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड द रिटन टेस्ट आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, और जिनका टेस्ट अभी क्लियर हो गया तो उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उनके स्किल चेक किए जाते हैं, बोलने के, कम्युनिकेशन स्किल आगे, उनसे सैलरी वगैरह पूछी जाती है, उन्हें स्टेशन जो भी दिया जाता है वो पूछा जाता है। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यू लाई विद HR डिपार्टमेंट्स। दे लुक आफ्टर द पैनल ऑफ इंटरव्यूअर, रिफ्रेशमेंट, इन्फॉर्मिंग कैंडिडेट एट्सेट्रा, तो वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, रिफ्रेशमेंट का, इंटरव्यू पैनल का ध्यान रखते हैं, और ये सारा काम HR डिपार्टमेंट का ही होता है। तो फिर आ गया मेडिकल एग्जामिनेशन। अभी इंटरव्यू भी होगी, आदमी को रिक्रूट करना है काम के लिए, सेलेक्ट करना है, तो फिर उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में देखा जाता है कि उसे कोई भयानक बीमारी तो नहीं है, उसे कोई ऐसा रोग तो नहीं है जो उसके दूसरे एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट कर सके। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, अगर कोरोना अफेक्टेड आदमी आ गया तो उसने दूसरे आदमियों को भी कर देना है। इसी तरह फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। द कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली क्लियर द इंटरव्यू आर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ डन बिफोर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले उसका मेडिकल टेस्ट होता है।
दिस मेडिकल एग्जामिनेशन में बी कंडक्ट बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, जैसे आर्मी में आर्मी ही खुद करती है, लेकिन अगर हमारी प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है तो वो हमें खुद बोल देते हैं भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपनी मेडिकल रिपोर्ट ले आओ। द ऑर्गेनाइजेशन में हैव एन टाई अप विद हॉस्पिटल और द कैंडिडेट में बी आस्कर टू गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज फैमिली डॉक्टर। और अगर प्राइवेट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें बोल देते हैं भी अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले आओ। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की जो डायग्राम है, सिंपल डायग्राम। जैसे सबसे पहले जॉब एनालिसिस किया जाता है, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, फिर रिटन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन आ जाता है। फिर आगे वाले पॉइंट अभी हमने डिस्कस करने हैं, जैसे इनिशियल जॉब ऑफ़र, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लेटर, फाइनल ऑफ़र लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये सारे उसके बाद आ गए। जैसे इनिशियल जॉब ऑफ़र है, उन्हें जॉब के लिए जो ऑफ़र दिया जाता है, जो सैलरी वगैरह बोली जाती है, उसके लिए फिर डिस्कस होता है। फिर आ गया हमारा एक्सेप्टेंस रिजेक्शन लेटर। फिर कैंडिडेट को एक लेटर दिया जाता है, उसमें वो बोलता है मुझे ये सैलरी पैकेज एक्सेप्ट है या मेरा ये स्टेशन मुझे एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। फिर उस वैकेंसी को फिर दोबारा उसी प्रोसेस से या किसी और कैंडिडेट से पूछा जाता है। फिर उसे फाइनल ऑफ़र लेटर दिया जाता है। फिर उसकी इंट्रोडक्शन होती है कंपनी के साथ, उसे 1 वीक या 2 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है उस काम के लिए, चाहे उसके पास स्किल है अभी थोड़ी सी, उसकी इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन हो जाए। तो उसके बाद हमारे पास है परफॉर्मेंस एप्रेसल्स। परफॉर्मेंस एप्रेसल्स इज द सिस्टेमेटिक एवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई एंड टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस एप्रेसल्स में जो आदमी, जो जैसे सुपरवाइज़र है या वर्कर है या इंजीनियर है, उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। तो मेज़र कौन करता है? जैसे कोई वर्कर है, उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा उसका सुपरवाइज़र। अगर कोई इंजीनियर है, उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा उसका जनरल मैनेजर। अगर कोई जनरल मैनेजर है, उसके परफॉर्मेंस को मेज़र करेगा उसका ऊपर वाला हेड जो मैनेजर होगा। तो ये एक कंटिन्यू चेन में मेज़र करना ज़रूरी है। क्यों भी, क्या वो देखते हैं भी क्या आदमी इस सैलरी पे हमारी कंपनी में अच्छा काम, सही काम अपनी एबिलिटी के साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमसे फालतू सैलरी ले रहा है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आदमी सही काम करता है तो उसे फिर इंसेंटिव वगैरह या उसको हायर जॉब अथॉरिटी भी दी जा सकती है, उसे हायर ग्रोथ दी जा सकती है। इट इज़ जनरली डन इन सिस्टमेटिक व्यू, और ये एक सिस्टमेटिक व्यू में होता है। ऐसे नहीं भी एक दूसरे का हमने ही बोल दिया, भी साथ वालों ने बोल दिया वो आदमी अच्छा काम करता है उसे हायर ग्रोथ दे दो, हायर पोजीशन दे दो। नहीं, एक सिस्टमेटिकल चैनल में सारा काम किया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है द सुपरवाइजर मेजर द पे ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड कंपेयर इट विद द टारगेट एंड प्लान्स। सुपरवाइज़र उसे मेज़र करता है उसकी पे के साथ और उसके टारगेट्स के साथ भी, क्या आदमी इतनी पे में इतना काम करता है, जहाँ जो पे वो ले रहा है उससे कम काम करता है। ठीक है, तो ऐसे उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। द सुपरवाइज़र एनालिसिस द फैक्टर बिहाइंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉई। वो वर्क परफॉर्मेंस के बिहाइंड उसका इफेक्ट देखता है भी, अगर मैं इसको ज़्यादा पैसे दे दूँ किसी काम के लिए तो क्या ये काम और अच्छे तरीके से करेगा, जहाँ कोई और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख सकता है ये आदमी। द एम्प्लॉयज़ आर इन ए पोजीशन टू गाइड द एम्प्लॉय फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस। तो उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी गाइड करते हैं सुपरवाइज़र ही। ठीक है, और उसके साथ वाले एम्प्लॉय भी गाइड कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म में फीडबैक दे सकते हैं वो। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस एप्रेसल्स। परफॉर्मेंस एप्रेसल्स कैन बी डन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन माइंड। फर्स्ट है टू मेंटेन ए रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेज, वेज स्ट्रक्चर एंड सैलरी एट्सेट्रा। ये हमें हेल्प करता है, परफॉर्मेंस एप्रेसल है जो परफॉर्मेंस हमने अपने एम्प्लॉय की मेज़र की है, ये हमें हमारे लिए एक रिकॉर्ड का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो कंपनी ने आदमी को पैकेज देना है, उसे सैलरी देनी है, उसे वेज देनी है, उसको उसका टारगेट देखने के लिए। टू क्रिएट ए हेल्थी कंपटीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में का कंपटीशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। हर एक आदमी देखता है भी मैं अच्छा काम करूँ तो अगले साल मेरा पैकेज भी बड़ा हो जाएगा, मुझे हायर पोजीशन मिल जाएगी। मतलब आदमी
सभी आदमी एक मोटिवेट के साथ काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। टू मेंटेन एंड असेस द पोटेंशियल प्रेजेंट इन एम्प्लॉय फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया उसमें एक पोटेंशियल बना रहता है, एक एनर्जी बनी रहती है फर्दर ग्रोथ के लिए। टू हेल्प इन फ्रेमिंग फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम, फ्यूचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक फ्रेमवर्क बना रहता है, एक फ्रेम बना रहता है आदमी के बीच में। फिफ्थ है टू रिव्यू एंड रिटेन प्रमोशनल एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर प्रमोशनल प्रोग्राम होता है, किसी आदमी को प्रमोशन वगैरह देनी है, तो उसकी परफॉर्मेंस से मेज़र की जा सकती है। 6 पॉइंट है टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉई सो एज टू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द फ्यूचर। किसी आदमी की स्ट्रेंथ और किसी की वीकनेस को भी मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके बेस पर उसे सैलरी देना, हायर अथॉरिटी में पोजीशन देना, जो भी देखना है ऑर्गेनाइजेशन ने, वो परफॉर्मेंस एप्रेजल में देख सकता है। टू प्रोवाइड ए फीडबैक टू एम्प्लॉई रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड प्लान्स रिलेटेड स्टेट्स। तो उसी परफॉर्मेंस एप्रेजल से वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजर एक फीडबैक दे सकता है एम्प्लॉय को, भाई ये आपकी वीकनेस है और ये आपकी स्ट्रेंथ है, इसके बेस पर आपने काम करना है। अगर एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा हाँ भी मेरी यहाँ पर गलती है, तो वो कोई भी काम अच्छे से करता रहेगा। टू इम्प्रूव दी वर्किंग हैबिट्स ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ की वर्किंग हैबिट्स में चेंज आती है। टू जज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस में गैप का पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन को। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, तो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसके आदमियों को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बेटर प्रोसेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस एप्रेजल्स, जिसके थ्रू एम्प्लॉई की सैलरी डिसाइड की जा सकती है, उसके लिए जो पैकेज डिसाइड किए जा सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस से। तो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।